साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की हालत ऐसी हो चुकी है जिस पर अब विरोधियों तक को तरस आने लगा है, क्योंकि राहत कहीं से भी नहीं मिल रही, लेकिन आफत लगातार हर तरफ से बढ़ती जा रही है। पहले पीएमएलए केस में मुश्किल बढ़ी, जिसके बाद ईडी ने जमीन हथियाने का दूसरा केस भी दर्ज किया और अब यहाँ अत्याचार के केस में समीर वानखेड़े की तरफ से डबल पंच आ गया। हालत ये हो गई है कि नवाब मलिक यहाँ भी फंसते हुए दिख रहे हैं। कोर्ट ने बात को सुनाई नहीं, उल्टा फटकार तक लगा दी और नवाब मलिक का दांव ही उल्टा पड़ गया। तो क्या है ये अत्याचार का केस, समीर वानखेड़े का क्या है दांव, कैसे मलिक का दांव पड़ गया उल्टा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो नवाब मलिक को ईडी ने कानून के शिकंजे में ऐसे घेर लिया है कि अब बचने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिख रही है। डी गैंग वाले केस में अभी रिमांड चल ही रही है और उसी केस में जमानत भी नहीं मिली है और उसके बाद सेंट्रल मुंबई की लैंड वाला दूसरा केस भी ईडी की तरफ से तैयार हो चुका है, जबकि तीसरे केस की भी तैयारी है। लेकिन इन सब के बीच, इन सब से अलग, ईडी से अलग, जमीन के केसों से अलग और डी गैंग के मामले से भी पूरी तरह से अलग, अत्याचार के केस में नवाब मलिक को जोर का झटका बहुत जोर से लगा है। जी हाँ, ये वही अत्याचार का मामला है जो कि समीर वानखेड़े का एंगल भी लेकर आया है। समीर वानखेड़े के करीबी का ये केस है और मामला पूरी तरह से वानखेड़े से जुड़ा है। मामले में हाईकोर्ट ने सुनने से मना कर दिया, रोकने से मना कर दिया और साफ साफ कह दिया कि निचली अदालत जाओ, स्पेशल कोर्ट जाओ, फैसला पहले वहीं होगा और बाद में ऊपरी अदालत तक आएगा। असल में बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नवाब मलिक को बड़ा झटका देते हुए उनकी वो याचिका खारिज कर दी। नवाब मलिक पर SC/ST एक्ट के तहत अत्याचार की शिकायत दर्ज की गई थी और इसको रद्द करने, इसको खत्म करने की मांग पर नवाब मलिक की तरफ से की गई थी और इसे लेकर याचिका दी गई थी बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में। लेकिन हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया और बड़ी बात यह रही कि उन्हें सीधे निचली कोर्ट में जाने का आदेश दे दिया। नवाब मलिक के वकील को कोर्ट ने बिल्कुल डांटने के अंदाज में कहा कि ये मामला पहले निचली अदालत में ही जाना चाहिए और उसके बाद यहाँ आना चाहिए था। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि वाशिम की सेशन कोर्ट ये मामला लेकर जाइए, वहाँ आपकी याचिका पर फैसला होगा और आपकी याचिका को सुनना है या नहीं सुनना है ये निचली अदालत ही तय करेगी, वाशिम कोर्ट ही इस पर पहला फैसला देगी। नागपुर बेंच के जस्टिस अविनाश घरोटे ने आदेश दिया और स्पेशल कोर्ट को ही मामला वापस भेज दिया। असल में एनसीबी के पूर्व जोनल हेड समीर वानखेड़े के रिलेटिव संजय ने SC/ST अत्याचार अधिनियम में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दी थी, जिसके बाद वाशिम कोर्ट ने मलिक को समन जारी किया था और पिछले साल 4 दिसंबर 2021 को कोर्ट के सामने पेश होने के आदेश दिए थे। लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक कोर्ट के सामने तो पेश नहीं हुए, उल्टा नवाब मलिक हाई कोर्ट की नागपुर बेंच जरूर पहुंच गए और शिकायत को खारिज करने की मांग कर दी। लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट जाने का दांव उल्टा नवाब मलिक पर ही भारी पड़ गया। हाई कोर्ट ने एक बार फिर से मामले को वाशिम की स्पेशल कोर्ट ही भेज दिया और बड़ी बात यह भी है कि 4 दिसंबर 2021 के उस समन को भी हाई कोर्ट ने बताया है सही, जो कि नवाब मलिक के खिलाफ जारी हुआ था। यानी कि नवाब मलिक को वाशिम कोर्ट के सामने पेश होना ही होगा, अत्याचार के केस में भी अपना पक्ष रखना ही होगा। अब आगे देखिए इस केस में क्या होगा और क्या हो सकता है। अगर शुरुआती जांच में नवाब मलिक के खिलाफ मामला सही पाया जाता है, शिकायत सही पाई जाती है, तो फिर तो ये एक्ट बेहद ज्यादा पावरफुल है और इस केस में नवाब मलिक को ज्यादा मुश्किल हो सकती है। जी हाँ, बाकी सारे केसों से इस केस में मुश्किल ज्यादा आ सकती है और इस केस में तो जमानत मिलना तक मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नवंबर में ही समीर वानखेड़े के रिश्तेदार संजय ने मामला पुलिस के पास पहुंचाया था, वाशिम में शिकायत दी थी और संजय की मांग थी कि कोर्ट इसमें पुलिस को जांच का डायरेक्शन दे, जांच का आदेश दे, और ऐसा कुछ हुआ नहीं और नवाब मलिक पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच। लेकिन यहाँ पर नागपुर बेंच ने बड़ा झटका दे दिया नवाब मलिक को। अब संजय और समीर वानखेड़े का आरोप था कि नवाब मलिक ने गलत तथ्यों, गलत रिपोर्ट्स के आधार पर समीर वानखेड़े उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए, उन्हें मानसिक और सामाजिक रूप से हानि पहुंचाई और नवाब मलिक पर एक्शन की मांग की थी। जबकि नवाब मलिक का कहना था कि उनके पास सबूत हैं, उनके पास सारे तथ्य भी मौजूद हैं। हालांकि एक बार नवाब मलिक को कोर्ट की तरफ से समीर वानखेड़े और उनके परिवार के खिलाफ बोलने तक से रोका गया था और ये भी कहा गया था कि आपके पास तथ्य हैं तो आप लेकर आइए। तो अब कुल मिलाकर ईडी के साथ साथ समीर वानखेड़े वाला ये मामला भी नवाब मलिक के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला है, गले की फांस बनने वाला है। यहाँ भी मलिक की हालत खराब होना तय है अगर शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाते हैं, शिकायत सही पाई जाती है।
तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक समीर वानखेड़े वाले मामले में भी बुरी तरह से फंस गए या फिर नवाब मलिक कम से कम यहाँ तो बच ही जाएंगे? आपका क्या मानना है? आपका क्या कहना है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो नवाब मलिक महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, लेकिन उनकी हालत बेहद बुरी हो चुकी है। ईडी के मामले में फिलहाल वो हिरासत में, पूछताछ जारी और हर रोज नई मुश्किल उनके लिए खड़ी हो रही है। पहले कोर्ट ने जमानत नहीं दी, उल्टा रिमांड को ही आगे बढ़ा दिया और हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। सिर्फ नई तारीख ही हाई कोर्ट से मिली है और इधर नए खुलासे ने, नए मामले ने हड़कंप मचा दिया है। जी हाँ, एनबीटी ने ये बड़ा दावा, बड़ा खुलासा किया है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। नवाब मलिक के खिलाफ जांच कर रही ईडी की टीम महाराष्ट्र और मुंबई से निकलकर गुजरात तक पहुंच गई है और एनबीटी के मुताबिक जो प्राइमरी जांच में निकला है उसने पैरों तले जमीन खिसका दी। असल में गुजरात के कांदला की एक कंपनी को लेकर जांच चल रही थी। ये कंपनी हाई प्रेशर सिलेंडर्स एक्सपोर्ट करती है और खास तौर पर पाकिस्तान और वेस्ट एशिया में सिलेंडर्स की सप्लाई होती है। अब इस कंपनी से भी नवाब मलिक का लिंक जोड़ा जा रहा है। शुरुआती जांच के मुताबिक कांदला की इस कंपनी में वही लोग डायरेक्टर हैं जो कि मुंबई की टचवुड रियल एस्टेट कंपनी में डायरेक्टर हैं और टचवुड ये वही कंपनी है जिसने मुंबई के बांद्रा कुर्ला में 200 करोड़ का प्लॉट खरीदा था और जिस कंपनी में नवाब मलिक के बेटे फराज मलिक भी डायरेक्टर हैं और फराज की इस कंपनी के कई डायरेक्टर कांदला वाली कंपनी में भी डायरेक्टर है। यानी कि साफ साफ है कि दोनों ही कंपनियों में एक ही डायरेक्टर हैं और एक कई लोग हैं और ईडी को आशंका है कि इन दोनों कंपनियों में एक ही लोगों का मालिकाना हक है। ईडी को यह भी शक है कि इन दोनों कंपनियों को सीधा लिंक नवाब मलिक के परिवार से भी है और इसीलिए इसकी भी जांच हो रही है। अब कांदला वाली इस कंपनी ने 150 करोड़ रुपए का लोन लिया था लेकिन उसे चुकाया नहीं और बैंक ने उसे एनपीए कर दिया। यानी एक तरह से कांदला वाली कंपनी ने 150 करोड़ का बड़ा लोन घोटाला कर दिया और उसे वापस चुकाया ही नहीं और बल्कि खुद रखा लिया। इस कंपनी के डायरेक्टर्स पर यह आरोप लग रहे हैं और एनबीटी के मुताबिक संबंध इनका नवाब मलिक से हो सकता है। 2016 में हुए इस लोन घोटाले की जांच ईडी कर रही थी और अब जब नवाब मलिक मामले की जांच कर रही है तो फिर दोनों केसों की जांच एक साथ आगे बढ़ रही है जिसमें नवाब मलिक की मुश्किल और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब ये केस कितना बड़ा है, आगे क्या होगा वो भी जानिए, वो भी समझिए। तो 150 करोड़ के इस लोन घोटाले और पाकिस्तान को सिलेंडर सप्लाई करने वाली इस कंपनी के साथ अभी फिलहाल नवाब मलिक का सीधा कोई लिंक नहीं आया, लेकिन नवाब मलिक के बेटे फराज की कंपनी के डायरेक्टर्स का लिंक इस कंपनी से जुड़ता हुआ दिख रहा है और अगर ईडी नवाब मलिक के साथ इस लिंक को जोड़ने में कामयाब रहती है तो एक और केस दर्ज हो सकता है। एक और केस में नवाब मलिक की रिमांड हो सकती है, एक और केस में उनसे पूछताछ भी हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर तैयारी पूरी ऐसी दिख रही है कि नवाब मलिक को जेल से बाहर ही ना आने दिया जाए और अगर ईडी कोर्ट में साबित हालांकि नहीं कर पाई तो नवाब मलिक को जमानत भी मिल सकती है, लेकिन ईडी फिलहाल पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है। तो कुल मिलाकर नवाब मलिक की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं बल्कि लगातार बढ़ ही रही हैं और लगातार आगे भी बढ़ती जाएंगी क्योंकि एक के बाद एक नए केस यहाँ पर निकाले जा रहे हैं, नए केस सामने आ रहे हैं और अगर गुजरात वाले केस में नवाब मलिक का सीधा लिंक ईडी साबित कर देती है तो फिर तो नवाब मलिक के लिए बचना बेहद मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर इस केस में लिंक साबित नहीं होता है, नवाब मलिक इस केस में बच जाते हैं तो ईडी के लिए भी बड़ा झटका होगा क्योंकि फिर नवाब मलिक को न सिर्फ इस मामले में बल्कि अन्य मामलों में भी बेल मिल सकती है। तो आपका क्या मानना है? क्या नवाब मलिक को जमानत मिलनी चाहिए या फिर पूरे खुलासों तक, पूरी जांच तक उन्हें सलाखों के पीछे ही रखना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।